तो विद्यार्थी मित्रों, इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रभाषा की अवधारणा के संदर्भ में विचार मंथन किया है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा है कि राष्ट्रभाषा राष्ट्र की पहचान होती है। जैसे हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रीय स्मारकों का आदर करते हैं, उसी ढंग से राष्ट्रभाषा का भी आदर सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। राष्ट्रभाषा का प्रधान लक्ष्य राष्ट्रीय जन में राष्ट्रीयता के भाव निर्माण करना यही होता है। इसी भाषा पर ही देश की एकता तथा अखंडता निर्भर होती है। जिस देश में एक से अधिक भाषाएं होती है, उस देश में एकता निर्माण करने का काम राष्ट्रभाषा करती है, या राष्ट्रभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका उस देश के राष्ट्रीय जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं में सुसूत्रता निर्माण करने का काम इनका होता है। साथ ही साथ यहाँ एक नेताजी सुभाष चंद्र बाबू ने एक स्थल पर कहा है, वो कहते हैं कि देश की एकता के लिए एक भाषा का होना जितना आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक है देश भर के लोगों में देश के प्रति विशुद्ध प्रेम और अपनापन का होना। मतलब सुभाष जी का कहना है कि एकता के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है ही है, साथ ही साथ देश भर के लोगों में विशुद्ध प्रेम अगर जागृत करना है तो उसकी एक भाषा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा यहाँ अपने सुभाष बाबूजी का कहना है। तो इससे हमें पता चलता है कि राष्ट्रीय भाषा राष्ट्र की एकता के लिए, परस्पर व्यवहार के लिए, स्वतंत्र देश की एक पहचान बनाने के लिए आवश्यक ऐसी अवधारणा मानी जाती है। जिस देश के लोग एक भाषा सूत्र में कि बंधे रहते हैं तो वह राष्ट्रभाषा ही होती है। उनके अंतर्गत बांधने का काम राष्ट्रभाषा के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन राष्ट्र के लोगों के विचारों, भावों में एकता लाना ये राष्ट्रभाषा का ही काम है। राष्ट्र के बिना, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। मातृभाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। विदेशी आक्रमण जब अपने पर होते हैं तब नदी तथा पर्वतों से ही अधिक रक्षा करने का काम ये अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा करती है। ऐसा आयरिश कवि थॉमस डेविड ने एक स्थल पर कहा है, क्योंकि कोई राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। मातृभाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वह विदेशी आक्रमण को रोकने में पर्वतों और नदियों से ही अधिक समर्थ होती है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ राष्ट्रभाषा राष्ट्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ होती है। राष्ट्रभाषा की कुछ विशेषताएं या कई गुण विद्वानों के द्वारा निश्चित किए हैं। तो गुण इस प्रकार है। राष्ट्रभाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। दूसरी उनकी विशेषता कही जाती है, उसमें सुगमता तथा स्पष्टता होनी चाहिए। वह सर्वग्राही होनी चाहिए, मतलब सब लोगों को आनी चाहिए। वह संचार सुलभ होनी चाहिए, अर्थात नहीं कि वो बोलचाल करने के लिए, अपने विचारों का लेन देन करने के लिए सुलभ होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की कोई लोकप्रिय भाषा एवं बोली ही होनी चाहिए। कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते।
ये राष्ट्र में जो चर्चित है, लोकप्रिय है, उसे ही राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। वो राष्ट्र की परंपराओं की झांकी हुआ करती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के परंपरा की झांकी होती है। वो राष्ट्र की सभ्यता तथा संस्कृति की प्रतीक होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की संस्कृति तथा सभ्यता परंपराओं की प्रतीक होनी चाहिए। वो राष्ट्रीय एकता को लेकर एक कड़ी की भूमिका अदा करती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता मतलब सभी राष्ट्र को जोड़ने का काम वो करती है। और अंत में और एक विशेषता कही गई कि वो राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के लोगों को चेतना प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण करती है। साथ ही साथ वो राष्ट्र के गौरव के लिए भी नहीं कि वो बहुत ही उचित ऐसी मानी जाती है। तो इन विशेषताओं को देखने के पश्चात अब हम हमारी राष्ट्रभाषा, भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा के संदर्भ में संक्षेप में जानना जरूरी है। हमें मालूम है कि भारत में विभिन्न धर्म, पंथ, परंपराएं, संस्कृति तथा भाषाएं हैं। देखिए, विविधताओं से युक्त अपना ये देश है। हर एक प्रांत की भाषा अलग अलग है। संविधान की 8वीं अनुसूची में आज देखिए लगभग 22 भाषाओं को प्रांतीय भाषा के रूप में यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन हर प्रांत दूसरे प्रांत के साथ संपर्क करने हेतु जिस भाषा का प्रयोग करता है वह भाषा हिंदी है। क्योंकि आज हम आंध्र, तेलंगाना, हमारे पड़ोसी जो प्रदेश है, कर्नाटक आदि से संपर्क करना चाहते हैं महाराष्ट्र के लोग, तो उनको हिंदी इस माध्यम को ही यहाँ पर अपनाना पड़ता है। लेकिन हर प्रांत दूसरे प्रांत के साथ संपर्क करने हेतु जिस भाषा का प्रयोग करते हैं नहीं कि वो तो नहीं कि हमारी हिंदी ही है, यह हमें ज्ञात है। सैकड़ों वर्षों से हिंदी भारतीय जनमानस के संपर्क की भाषा रही है। आज से नहीं तो कई सालों से ये अपने भारतीय जनमानस की भाषा रही है। अगर उदाहरण ही देना है तो मुसलमान बादशाहों के शासनकाल में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में यहाँ पर कार्यरत रही। भले ही उनके काल में तत्कालीन राजाओं ने अपने अरबी या फारसी को राजाश्रय दिया, लेकिन देखिए अपने कई तत्कालीन शाही फरमान वो उनके हिंदी में होते थे। सिक्कों पर जो सूचना है नहीं कि मुगल राजा के, वो हमें हिंदी में प्राप्त होती है। मुगल काल में भले यानी कि राजभाषा के लिए विकल्प रहा, लेकिन जनभाषा के रूप में हिंदी को यहाँ पर स्वीकार किया है। मध्यकाल में हिंदी जन सामान्य की भाषा के रूप में व्यवहार में लाई जाती रही। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा को संपर्क का माध्यम बनाकर इसका प्रचार प्रसार यहाँ पर किया गया। आज भले ही मध्य देश की भाषा वो हिंदी है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में भारत देश में हिंदी ही बोली जाती है। यह हमें यहाँ ध्यान में रखना है। अपने भारत के अन्य प्रांतीय जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के साथ हिंदी का बहुत गहरा या निकट का संबंध है। जैसे पंजाबी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, मैथिली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये जो हमारे प्रांतीय भाषाएं हैं, उर्दू भी है उसमें, इन सब के साथ या ये भाषा बोलने वाला जो जन है, ये भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को हिंदी आसानी से आती है। मराठी जानने वाला वर्ग हिंदी आसानी से जान सकता है, मारवाड़ी जानने वाला भी वर्ग हिंदी आसानी से जान सकता है। मतलब अपने भारतवर्ष की अधिकतर भाषाओं के साथ हिंदी का यहाँ पर संबंध है, यह हमें यहाँ ध्यान में रखना है। इसलिए राष्ट्रभाषा के रूप में इसे कि यहाँ गौरवान्वित किया जाता है। एक पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर मेग्रेसर ने एक स्थल पर कहा है, वो कहते हैं कि हिंदी दुनिया की महान भाषाओं में से एक है। भारत को समझने के लिए हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है। कि
दुनिया की महान भाषाओं में से एक हिंदी ऐसा ही कहते हैं। और भारत को अगर समझना है तो हमें यहाँ देखिए हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है। इतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं हिंदी का महत्व आज इसीलिए और बढ़ गया है क्योंकि भारत आज शिक्षा, उद्योग और तकनीकी के हिसाब से दुनिया में अग्रणी देश बन गया है। इसीलिए भारत को पहचान देनी है तो वो हिंदी ही दे सकती है, ऐसा उनका कहना है। तो इस कथन से हमें ज्ञात होता है कि पाश्चात्य लोगों को भी भारतवर्ष को अगर जानना है तो हिंदी ही एक प्रभावी माध्यम है, क्योंकि हिंदी में सरलता, बोधगम्यता और शैली की दृष्टि से विश्व की सभी भाषाओं में हिंदी का स्थान एक महानतम है। इसीलिए हिंदी ने कि एक अपने देश की गौरवान्वित जैसी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हमारे देश की एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हो गई है, इसमें कोई न कि दो मत नहीं है। देश में केंद्रीय रूप से राष्ट्रीय भावना के स्वरों को अगर बुलंद करना है तो हिंदी के बजाय अन्य कोई पर्याय हमारे पास नहीं है, क्योंकि हिंदी भारतीय जन की भाषा है, ये जन भाषा है। जनता के संस्कारों, विचारों, भावों की अभिव्यक्ति सक्षमता से इसी भाषा के माध्यम से ही हुई है। हिंदी भाषा अन्य प्रांतीय भाषाओं के विकास में भी सहायक होती है। सूचना और प्रौद्योगिकी के इसी युग में हिंदी भाषा का विकास अधिक मात्रा में हो चुका है। प्रसार माध्यमों ने इसे अपने संपर्क की भाषा बनाने का प्रयास किया है और हर प्रसार माध्यम आज इसी भाषा में ही अपने विचारों का संप्रेषण कर रहा है। इसलिए हिंदी संपर्क भाषा, व्यवहारिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में आज स्वीकृति हो रही है या स्वीकृत की जा रही है। इसलिए हिंदी ने कि अपने भारतवर्ष की एक राष्ट्रभाषा के रूप में संबोधित की जा रही है। हिंदी केवल भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा है ऐसा नहीं, आज तो विदेशों में भी ये भाषा बोली जाने लगी। विदेशों में प्रतिवर्ष हिंदी के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। हिंदी में लेखन करने वाले साहित्यकार हर प्रांत में हैं, विदेशों में भी है। विदेशों में भी इस भाषा के संदर्भ, इस भाषा के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में लेखन हो रहा है। कई विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है, देश के नहीं तो विदेश के कि कई विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसका अध्ययन, अध्यापन हो रहा है। अलग अलग साहित्यिक प्रवृत्तियों का अनुसंधान भी इसी भाषा के अंतर्गत हो रहा है। इसलिए हिंदी भारत की सबसे समृद्ध, व्यवहारुकुन ऐसी राष्ट्रभाषा है और इस भाषा पर कि हम हिंदी भाषी होने के कारण हमें यहाँ पर गर्व होना जरूरी है। तो इस तरह से हम कि इस राष्ट्रभाषा की अवधारणा के संदर्भ में अपना चिंतन मंथन कि यहाँ पर कर चुके हैं। आपको इसी चिंतन के द्वारा और भी कई इस राष्ट्रभाषा की अवधारणा के संदर्भ में कई विचार अन्य लोगों के मालूम होते हैं या इंटरनेट का सहारा लेकर भी आप प्राप्त करते हैं, तो उसको भी सहयोग बनाकर अपनी एक नोट्स बनाओ और वो परीक्षा में लिखने का प्रयास करें। तो आज ने कि इस राष्ट्रभाषा की अवधारणा के संदर्भ में इतना ही। आगे की वीडियो में हम दूसरी राजभाषा की अवधारणा को लेकर पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।